नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और आज शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार सभी को शुभ संध्या, आप सबको सारे लोगों को शुभ संध्या, ठीक ना। गुड नाइट नहीं होगा, गुड इवनिंग होगा, ठीक ना। गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी आ जाइए और अपने इष्ट मित्र दोस्तों यारों को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक। तो आइए हम सब आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला एक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। HTML है क्या है भैया? प्रोग्रामिंग भाषा है, स्क्रिप्टिंग भाषा है, लो लेवल भाषा है या मशीन भाषा है? इसमें से HTML क्या है? तो HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है आपको बोलते हैं। ये क्या है तो बताइएगा कि स्क्रिप्टिंग भाषा है। आधे से ज्यादा लोगों का मैं देख रहा हूं कि जवाब गलत आ रहा है। तो ये क्या है? स्क्रिप्टिंग भाषा जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको HTML जो है। निम्न में से किस मेमोरी को प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहा जाता है? प्राथमिक या आपको जो है किस मेमोरी को प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहा जाता है? मेमोरी स्टिक को, फ्लैश मेमोरी को, हार्ड डिस्क को या रैम को कहा जाता है? तब बताइएगा। RAM को ही आपको जो है प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 से 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो 0 से 1 के रूप में जो आपको कोडिंग को लेता है उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, या नंबर सिस्टम न्यूमेरिक सिस्टम कहते हैं, या टैक्स नंबर सिस्टम बोलते हैं, या नंबर यूनिट कहते हैं। तब आप सब जवाब दीजिएगा कि इसे बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? BG तिलक के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, आपको SS बनर्जी के द्वारा, या आपको जो है कि PS मेहता के द्वारा? तो होम रूल लीग यदि बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार दोनों सही है, 1 और 4 दोनों सही है, ठीक ना। लेकिन भारत में होम रूल लाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को है, ठीक। लाने का श्रेय जो है, लाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को है, जबकि BG तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में किया था स्थापना, और 1 सितंबर 1916 ईस्वी को श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा मद्रास के अडयार नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ये दोनों बातें आपको जो है ऑप्शन में यदि एनी बेसेंट और BG तिलक दोनों रहेंगे तो आप हमेशा एनी बेसेंट को ही लगाइएगा। ये बात ध्यान दे लीजिए, ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, ये आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक ना। ये गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई, 1984 ईस्वी में भोपाल त्रासदी में रिसाव वाली गैस कौन सी थी? तो आपको जो है कि 2 दिसंबर की रात बिहाने 3 दिसंबर होना था, मॉर्निंग टाइम में आपको जो है रिसाव वाली गैस कौन थी? ये आपको 3 सितंबर लिखा रहा है, वाह भाई वाह। 3 दिसंबर
आपको 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी, जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम था, ठीक ना, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एलटीडी आपको जो था, इसका उस समय सीईओ एंडरसन था। कौन था? सीईओ अमेरिकी एंडरसन आपको जो थे ये सीईओ के रूप में थे। और MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, सारे बच्चे इस प्रश्न का मैं देख रहा हूं कि सारे बच्चे जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इसी के परिणाम स्वरूप भारी जान माल की हानि हुई थी। ये यूनियन कार्बाइड जो है एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, जो कि आपको औषधि का निर्माण करते थे। आपको किससे? प्लांटेशन से संबंधित औषधियों का निर्माण किया जाता था, कीटनाशक दवाओं का, ठीक ना। ये चलिए नेक्स्ट देखिए, लेखपाल ग्राम विकास। आपको लेखपाल सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, ये अब किताबें आपके घर पर बड़े आसानी से पहुंच रही होंगी। सारे लोग आप परचेज करके, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे उम्मीद करता हूं, और आप सब पढ़े भी होंगे तो जम भी रहा होगा, इतना उम्मीद है मुझे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, भारतीय सेवा समाज के सेवक की, पूना सार्वजनिक सभा के, या लैंड होल्डर सोसाइटी के। तब यह सवाल का जवाब जो होगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक संघ, यानी सर्वेंट, इसी को बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक ना, इंडिया सोसाइटी, ठीक, इसे ही बोला जाता है। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे में आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। भारत सेवक संघ भी इसे नाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। ये रहा, हिंदू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदू समाचार पत्र आज भी आता है द हिंदू के नाम से, और ये बड़ा ही एथेंटिक न्यूज आपको जारी करता है द हिंदू। द हिंदू आपको, ये किसने इसका प्रकाशन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बी राघवाचारी के द्वारा मद्रास से हिंदू नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, ये आपको यहाँ पे इस तरह से आप हटा लो, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड, ठीक ना, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन नई दिल्ली से किया जाता था। ये बातें आप लोग याद कर लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। तो ये बातें महत्वपूर्ण रूप से आप सबके लिए रहा। अगला देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दादा भाई नौरोजी थे, महात्मा गांधी थे, या आपको सुभाष चंद्र बोस जी थे? निम्न में से कौन आपको जो थे वो एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ के पुस्तक लिखे थे? तो एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखा गया है। किसमें? गुजराती भाषा में लिखा गया है, और ये गांधी जी द्वारा ये आपको लिखा गया है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक इन्होंने लिखी है, ग्लैम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया लिखे हैं। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक आपको पुस्तक लिखी है। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन
इंडियन स्ट्रगल, ये इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। नेक्स्ट, तीन कठिया प्रणाली का संबंध, ये तीन कठिया प्रणाली का संबंध किस आंदोलन से है? तब बताइएगा, एका आंदोलन, चंपारण आंदोलन, पवना आंदोलन या मोपला आंदोलन। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, कई परीक्षाओं में बच्चा पूछा गया है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को आप गलत भी नहीं करेंगे। ये आपको चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से, बिहार के चंपारण से आपको इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा किया गया और यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह माना जाता था। ये तीन कठिया क्या था? तो एक बीघे में 20 बिस्वा होता है और 20/3 ये आपको जो था जो 3 बिस्से में आपको, सॉरी उल्टा लिख दिए, 3/20वां भाग, ये आपको जो 3 कठिया 3 बिस्से में आपको नील की खेती करना अनिवार्य होता था, इसे ही 3 कठिया प्रथा कहा गया है। ठीक ना, ये 3 कठिया प्रथा कहा गया है। ये 3/20वां हिस्सा जो था ये 3 कठिया प्रथा कहलाता था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार आपको मुक्त शिक्षा की मांग की गई थी? ये 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1900 लाहौर अधिवेशन, 1909 लाहौर अधिवेशन या 1910 इलाहाबाद अधिवेशन। तब आप बताइएगा कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार मुक्त शिक्षा की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अब बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो थे, नौरोजी यही अध्यक्षता कर रहे थे। और इसे अधिवेशन में पहली बार स्वराज की भी मांग की गई थी। स्वराज की पहली बार मांग आपको किया गया, कांग्रेस द्वारा इसे अधिवेशन में पहली बार मांग किया गया। साथ ही साथ मुक्त प्राइमरी शिक्षा की भी बातें की गई थी इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल क्या गजब का नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और आप सबने जबरदस्त पढ़ा भी है और आज भी नितिन सर का हिंदी में जलवा है भाई। ठीक ना, जलवा जलवा, ठीक ना, जलवा जलवा तेरा जलवा, तो वही बात है। और ये जबरदस्त तरीके से नया बैच आपको प्रारंभ किया गया है, आप परचेज कर सकते हैं। और इधर आपको लगातार एग्जाम भी शेड्यूलिंग होना चालू हो गया है, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ें, और जल्द ही वैकेंसियाँ आपके सामने रहेंगी। और उम्मीद यही है कि अप्रैल महीने से आपको पेपर भी होना चालू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था? बेलगांव अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन या कराची अधिवेशन? मैं देख रहा हूं सारे लोगों का जवाब जल्दी से दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, एक भी लड़कों का अभी तक गलत नहीं आया भाई, और गलती होना भी नहीं चाहिए। और बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है, एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता गांधी जी ने की। अधिवेशन जिसके अध्यक्षता गांधी जी ने की, गांधी जी ने की। ये पूरी बातें आप सब याद कर लीजिए। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा
किया जाता है। जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यदि बात की जाए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष भी आजकल पूछ लेता है इस तरह का। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी, केसी नियोगी जो थे ये आपको प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे, और 15वें अध्यक्ष के रूप में एन.के. सिंह हैं, और 2025 तक एन.के. सिंह आपको बने रहेंगे। ये आपको जो है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता किसे कहा जाता है? तो प्लांट टिश्यू ये कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता आर मिश्रा को, हर्बर लैंड को, बटलर को या हर्बर्ट बोयर को। तो हर्बर लैंड को आपको जो है प्लांट टिश्यू का पिता कहा जाता है। साथ साथ ही प्लांट टिश्यू की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में आपको प्लांट टिश्यू कल्चर डेवलप हुआ था, विकास किया गया था आपको किसके द्वारा? तो हर्बर लैंड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें यानी पृथ्वी के निर्माण के समय के सबसे प्राचीन काल प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। इसमें अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, या पश्चिमी घाट का, या गोंडवाना लैंड का, या शिवालिक हिमालय का, तब बताइएगा। तो अरावली श्रेणी का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ है। अरावली का विस्तार आपको कहां से कहां तक है? तो राजस्थान से लेकर आपको नई दिल्ली तक आपको अरावली का विस्तार है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी अरावली के मानी जाती है, और अरावली की श्रेणी के अंतिम भाग पर है राष्ट्रपति भवन। रायसीना हिल्स जो है ये इसी पर स्थित है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। और ये प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक ना? दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला श्रेणी या श्रृंखला। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब इसको भी याद की रहिए, समझे रहिए, जाने रहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ये आपको कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है या पवन ऊर्जा है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, UP-SSS से वीडियो के शानदार बैच हमारे संस्था की ओर से आपको शुरू है, जिसमें 600 से अधिक वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, साथ साथ ही ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। ठीक, तो इसके साथ साथ आपको सुपर टेट के भी बैच हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से चलता है, जिसमें 600 आवर्स का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रदेश रोटी की दलिया कहलाता है? तब आप क्या जवाब देंगे? भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसून प्रदेश, सवाना प्रदेश या शीतोष्ण घास भूमि? तो इस प्रश्न का जवाब आप सबके लिए यही है कि शीतोष्ण घास भूमि जो है इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से रोटी की दलिया कहते हैं। आप सब ये जरूर से याद रखिए। और प्रेयरी घास मैदान ये सुने हैं? प्रेयरी घास मैदान, ठीक ना? घास मैदान ये कहाँ है? तो USA में है, ठीक ना? USA में है और इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द
विश्व की रोटी की डलिया, विश्व के रोटी की डलिया कहते हैं, रोटी की डलिया, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए जरूर से याद रखे रहिए ये चीजें, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को अंगीकार किया? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तब आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट आप सब जवाब दीजिए। तब इसका लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में आपको रावी नदी के तट पर इस अधिवेशन को आयोजन किया गया और पंडित जेएल नेहरू जो थे, पीटी नेहरू जो थे, नेहरू ने इसके अध्यक्षता आपको की थी और इसी में पूर्ण स्वराज से नीचे का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। कहा गया था कि पूर्ण स्वराज से नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी बातें आपको यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य जेबी कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तब बताएगा कि भारत के स्वतंत्रता के समय आपको जो है केस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आपको आचार्य जेबी कृपलानी हुआ करते थे। लेकिन आजादी के कुछ दिनों बाद ही आपसी वैचारिक मतभेद होने के कारण आचार्य जेबी कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी तिलांजलि दे दी और एक नई पार्टी का आगे चलकर गठन किया। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख गरीबी निर्धारक पहल जीविका, ठीक ना, ये जीविका जो है से संबंधित पहलू कौन सा है? मानव एवं सामाजिक पूंजी, नवाचार, आजीविका प्रोत्साहन या बाजार की कड़ियां? तो ये जीविका से पहल जो है गरीबी निर्धारण पहल, जीविका जो है आजीविका के प्रोत्साहन से संबंधित है। किसके? आजीविका के प्रोत्साहन से संबंधित इसे माना जाता है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई? दांडी मार्च से पहले घटित हुई या गांधी इरविन समझौता से या क्रिप्स मिशन के असफलता से या पूर्ण घोषणा का संकल्प से? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई? तो इसके पहले घटना कौन थी? गांधी इरविन समझौता, ठीक ना। गांधी इरविन समझौता कितनी तारीख को हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन समझौता आपको हुआ था, ठीक ना। और जो है इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। साथ साथ ही श्रीमती सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था, दो महात्माओं का मिलन कहकर आपको का मिलन कहकर संबोधित किया। ठीक, इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसी समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। ठीक, गांधी जी भाग लिए, ये संभव हुआ। ये महत्वपूर्ण बातें जो है इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से नया बैच संस्था के द्वारा 600 आवर का वीडियो क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। ठीक, तो इस तरह से आप देखोगे तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखलाएं आपके सामने। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये आपको श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी या आपको जो है कुशीनारा
तब बताएगा कि श्रावस्ती होती थी, ठीक ना। वैशाली वज्जियों की राजधानी थी, किसकी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, वत्स महाजनपद की। और कुशीनारा मल्लों की राजधानी कुशीनारा हुआ करती थी। तो इस तरह से श्रावस्ती का जो महाजनपद में श्रावस्ती का महान शासक कौन था, या कौशल का सबसे प्रसेनजीत जो था यहाँ का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। और भगवान श्री राजा रामचंद्र जो थे वो आपको कहाँ के थे, तो कौशल नरेश के नाम से भी जानते हैं। भगवान राजा रामचंद्र को ये इस नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। नागा अर्जुन का स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? ये नागा अर्जुन स्तूप आपको जो है ये किस काल में हुआ था और है कहाँ? तो नागा अर्जुन स्तूप जो है ये वर्तमान में आपको तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में आपको है। और इसका निर्माण कुषाण काल में हुआ था। चूंकि नागा अर्जुन जो थे बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित, और इन्होंने माध्यमिकावाद को जन्म दिया था। माध्यमिकावाद या विज्ञानवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन आपको नागा अर्जुन को कहा जाता है। साथ साथ ही इन्होंने माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ भी लिखा था। माध्यमिका सूत्र की रचना आपको इनके द्वारा किया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए हुआ। नेक्स्ट देखिए, लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, वेनेजुएला में, पराग्वे में या ब्राजील में। तब आप बताइएगा कि लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला आपको दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है। भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना आपको की गई? तो योजना आयोग जो है ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसके स्थापना आपको की गई। तो 15 मार्च यानी 1950 ईस्वी में आपको जो है यह एक गैर सरकारी संगठन है, गैर संवैधानिक संगठन। साथ साथ ही इसके साथ यह परामर्शदात्री संगठन है, परामर्शदात्री संगठन, ठीक ना, संगठन है। इसके साथ साथ ही योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक ना, गुलजारी लाल नंदा। और इसका नाम परिवर्तित कब कर दिया गया? नाम परिवर्तित तब आप बताइएगा कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका परिवर्तित करके नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है और आप सब इन चीजों को ध्यान से देखे रहिए। इसका मुख्य कार्य जो है योजना आयोग को सिफारिश देना और इसी के आधार पर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो है आधार रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान जो थे, रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी बहराम शाह हुआ। रजिया यदि शासनकाल बात की जाए तो रजिया का शासनकाल आपको 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रजिया गद्दी पर बैठी। ये प्रथम महिला सुल्तान थी, प्रथम
एवं एकमात्र महिला शासिका, ठीक ना। शासिका ये थी सल्तनत काल के या मुगलिया पीरियड के, और बहराम शाह इसका भाई था। इसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। बहराम शाह के बाद मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद आपको बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन, यह गद्दी पर रहा। तो ये प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके लिए यह काफी फायदेमंद भी होगा। चीजें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही है तो समझोगे तब तो पढ़ना ही नहीं चाहती, ठीक ना। ये चीजें आप सब इंटरटेन करने के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं बनस्पति पढ़ने से, ठीक। तो ये बातें, ये देखिए, इसके बाद रियल टाइम एनालिसिस है, वीडियो सॉल्यूशन है, बाइलिंगुअल है, साथ ही साथ आपको जो है बाय नाउ का ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, यूपी कांस्टेबल का भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है और इसमें आपको 500 वीडियो लेक्चर है, ई नोट्स और पीडीएफ भी है, टेस्ट सीरीज और क्विज भी है। साथ ही आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से ये आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था, ये कोई बताइए, तब तक आप जवाब देते रहिए। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने राजधानी विदिशा को बनाई थी, ठीक ना। विदिशा ये बनाया था, विदिशा को। और ये आपको पुलिंद था, अंध्रक था, देवभूति था या वसुदेव था। तो अंतिम शासक आपको शुंग वंश का देवभूति हुआ, ठीक ना। और जिसकी हत्या वसुदेव कणव ने करके एक नए राजवंश कणव वंश की स्थापना की थी, ठीक ना। ये आपको शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। क्या था? प्रथम ब्राह्मण वंश के नाम से आपको जाना जाता है। और इस राजवंश ने आपको क्या क्या था? तो पुनः सनातनी परंपरा को या भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के भागवत धर्म के स्थापना की, धर्म की स्थापना के, भागवत धर्म मत लिखो बल्कि ब्राह्मण धर्म, ये ब्राह्मण धर्म के स्थापना के, ब्राह्मण धर्म का मतलब भागवत धर्म, शैव धर्म, ये सभी। यत्र पूज्यन्ते नारे रमन्ते तत्र देवता जैसे प्रसिद्ध वाक्य जो थे पुष्यमित्र शुंग के समय में ही हुआ। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए गए थे। पतंजलि इनके दरबारी थे। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया? मौर्य वंश ने, कुषाण वंश ने, गुप्त वंश ने या शिशुनाग वंश ने? तो शिशुनाग वंश जो था ये आपको जैन मत को मानने वाला था। गुप्त वंश के द्वारा आपको जो है वैष्णव धर्म को आपको संरक्षण दिया गया। और गुप्तों का राजकीय चिन्ह जो था, राजकीय चिन्ह क्या था? तो राजकीय चिन्ह इनका गरुड़ था। और गरुड़ किसका वाहन है? तो भगवान विष्णु का वाहन, विष्णु का वाहन। और भगवान इसमें विष्णु का कौन सा सबसे अधिक प्रचलित अवतार जो लोकप्रिय था? तो वाराह अवतार जो था, वाराह अवतार सबसे लोकप्रिय था, सबसे लोकप्रिय था। और अंतिम रूप से आपको ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन, ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन, अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ। अंतिम संकलन आपको किसके समय में हुआ? तो संकलन गुप्त काल में हुआ, ठीक ना, गुप्त काल में हुआ। ये सारी बातें आप लोग याद कर लीजिए, जान लीजिए। नहीं जानेंगे तो खुद ही पछताएंगे। विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा परम भागवत जैसे उपाधि भी धारण की जाती है। ये बात हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम सब देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न राज्यों में से
कौन सा एक राज्य पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? सभी राज्य के अपनी अपनी खासियत थे। तो पहली बार आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में आपको जो है पीटी नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के आधारशिला रखी जाती है। जबकि आपको जो है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ और महिलाओं को 50% महिला आरक्षण पंचायती राज में देने वाला प्रथम राज्य कौन है? आपको जो है बिहार है। ये 50% महिलाओं को बिहार 50% महिला आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य आपको है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भारत में कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है या गुजरात में है? ये देखिए, आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाते हैं? दिवस तब बतेगा 2 फरवरी को आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र कितना है? तो वर्तमान में 49 आपको आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जिसमें सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक यूपी में है, ठीक ना। यूपी में आपको 9 आर्द्र भूमि क्षेत्र है और ये कदली कहाँ है? तो पंजाब राज्य में आपको कदली आर्द्र भूमि क्षेत्र पंजाब में स्थित है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें और ये सारी चीजें आप पढ़ते चलो। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? दोलित्र, प्रवर्धक, दृष्टकारी या फिल्टर? तब बतेगा कि प्रत्यावर्ती धारा में आपको दिष्ट धारा में बदलने वाले दृष्टकारी युक्ति कहलाती है। युक्ति जो है दृष्टकारी कहलाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये यूजीसी नेट आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पेपर 1 को लॉन्च किया गया है, जो कि आपको 100 घंटे का क्लास है। आपको पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्मार्ट मटेरियल भी है और साथ साथ आपको जो है फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया गया है। उसके साथ साथ ही यूपी टेट का भी बैच हमारी संस्था की ओर से आपको सिलेबस वाली बैच है, जिसमें 500 से अधिक वीडियो लेक्चर है, रिवीजन बूस्टर पीडीएफ है, क्विज भी है, साथ साथ ही डाउट सेशन भी कराया जाता है। निम्न में से किसका संबंध रेशम के कीटों से है? तब बताएगा रेशम के कीट का संबंध सेरीकल्चर से है, जबकि एपी कल्चर से किसका है? तो मधुमक्खी। मक्खी का पालन आपको जो है मक्खी, ये भैया ये मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के जल में उगाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक ना। और एरोपोनिक्स मतलब हवा में मिट्टी की सहायता के बिना सिर्फ हवा में उगाए जाने वाले पौधों को एरोपोनिक्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपको आता है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या गिरिडीह? तब इसका जवाब क्या देंगे आप सब? तो झरिया जो है ये भारत का सबसे बड़ा आपको जो है कोयला क्षेत्र है। वैसे कोयला का सबसे बड़ी कंपनी है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी है और साथ साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, ठीक ना। कलकत्ता में इसका मुख्यालय है, ठीक। तो ये
भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोल पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सबसे अधिक एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तब बताइएगा कि गुजरात, चीन में सबसे अधिक एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, चीजें समझते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थिति में तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तब बताएगा कि सबसे अधिक 46.समथिंग%, शायद 6% आपको जो है ये ऑक्सीजन है। जबकि इसके बाद सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपको कितना है? तो 28.7% सिलिकॉन है। इसके बाद आपको एल्यूमिनियम है। मीनियम आपको सबसे ए है, ये आपको 8.7% के लगभग एल्यूमिनियम पाया जाता है। और इसके बाद लोहा भी लगभग 5% भाग आपको लोहा पाया जाता है। तो ये प्रमुख चीजें आपको भूपर्पटे, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व आपको कहलाते हैं। ये पृथ्वी की संरचना है बच्चा, ये पृथ्वी की संरचना है, ठीक ना। यही आपको क्रस्ट या CRUST क्रस्ट कहलाता है। ये अंदर का भाग जो है ये आपको सीमा कहलाता है, सियाल, और ये आपको सीमा कहलाता है, और ये नीफे कहलाता है, ठीक ना। नीफे पूरी तरह से आपको लिक्विड अवस्था में नीफे है, ठीक। तो ये आप कह सकते हैं, ये आपको जो है ये प्रमुख बातें हैं। तो ये इसमें आपको जो है सिलिकॉन Si+ एल्युमिनियम होता है, इसमें Si+ मैग्नीशियम होता है, और इसमें आपको जो है Ne+Fe यानी निकेल Ni+Fe आपको नीफे यहाँ पे पाया जाता है। तो ये प्रमुख जो है ये क्रस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो जवाब दीजिएगा, क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। जबकि क्रोड में सबसे अधिक कितना पाया जाता है? तो क्रोड या कोर में 35% आपको आयरन पाया जाता है, 35% आयरन, ठीक ना। आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको अधिक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का आपको विलोम क्या होगा भाई? अतिवृष्टि का आपको सृष्टि, उपजाऊ, अनावृष्टि या दृष्टि होगा। तो जवाब दीजिएगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा, ठीक ना। बहुत अधिक वर्षा। और अनावृष्टि का अर्थ होता है बहुत कम वर्षा, ठीक ना। बहुत कम वर्षा का वर्षा जब कृषि सुखानी, ठीक। ये अतिवृष्टि और अनावृष्टि का हुआ। निम्न में से शेर का पर्यायवाची आपको कौन सा नहीं है भैया? पूछा है। मृगराज भी है, शार्दुल भी है, हस्ती नहीं है। आपको जो है हस्ती किसका पर्यायवाची होता है? तो हस्ती हाथी का, हाथी, ठीक ना। हाथी का पर्यायवाची होता है। हाथी को हम लोग मतंग भी कहते हैं, हाथी को हम लोग द्विज भी कहते हैं, ठीक ना। द्विज के नाम से भी जानते हैं। हाथी को हम लोग जो है कि बड़ा अच्छा कुंजर भी कहा जाता है। हाथी को गज भी कहा जाता है। तो ये हाथी के आपको जो है प्रमुख पर्यायवाची शब्द है। जबकि मृगराज, वनराज, केसरी, ठीक ना। ये सभी आपको जो है सारंग, ये सबके सब शेर के जो है पर्यायवाची होते हैं। शार्दुल, नाहर, ये शेर के पर्यायवाची होते हैं।
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से बैच चल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको है, रियल टाइम एनालिसिस में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ साथ ही बाइलिंगुअल भाषा में है, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको जो है उपलब्ध है। ठीक, तो ये आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, अतिथि शब्द का विलोम क्या होगा? मेहमान होगा, तो ये अतिथि का जो है आतिथ्य होता है, मेहमान का मेजबान होता है। ठीक ना, मेहमान जो आया है मेजबान, मेजबान जो आगवानी कर रहा है, ये आप याद किए रहेगा। अतिथि का सही विलोम जो है आतिथ्य होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कदली शब्द का तद्भव, तो कदली का अर्थ तद्भव कौन सा है? कर्तरी, केला, कोण या केवड़ा। तब आपको जो है केला, केदली का अर्थ है आपको कदली का केला कहा जाता है, कोण को कोण कहते हैं। ठीक ना, और केवड़ा को केकड़ा को केवड़ा कहते हैं। ठीक, हाल ही में किस राज्य में परिसीमन आयोग, परिसीमन की घोषणा की गई? पुदुचेरी में, पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में या जम्मू कश्मीर में? किस राज्य में परिसीमन के हाल ही में घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशन में आपको हाल ही में परिसीमन करने का आदेश जारी किया गया है। हाल ही में किस सांसद को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? शांतनु सेन को, अब्बास नकवी को, पीयूष गोयल को या ममता बनर्जी को? तब आप इस प्रश्न का जवाब है शांतनु सेन को जो है, ये ममता बनर्जी की पार्टी से पश्चिम बंगाल से आते हैं और इन्हें ही निलंबित कर दिया गया है ये आचरण से संबंधित मामलों के कारण। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड क्या है भैया? राजनीतिक दलों को चंदा, राजनीतिक चिन्ह है, विदेश में रहने वाले भारतीयों से वोट लेने की प्रक्रिया है या डिजिटल वोटिंग की प्रक्रिया? ये चुनावी बॉन्ड हम किसे कहते हैं? ये जरूर से आप लोग बताइए, ये क्या है चुनावी बॉन्ड? बॉन्ड आप जो है कि एक कागज होता है जो किसके मनी के बदले में रखा जाता है। तो चुनावी बॉन्ड क्या है? तो राजनीतिक दलों को चंदा देना है, आपको चुनावी बॉन्ड कहलाता है। क्या है? राजनीतिक दलों को चंदा देना। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स यानी पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा, ये काफी फायदेमंद भी आप सबके लिए है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? भारत में, बांग्लादेश में, वियतनाम में या दक्षिण कोरिया में? आपको कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कोई बताएगा जल्दी से, कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तब आप क्या जवाब देंगे? ये आपको कहां आयोजित किया जा रहा है? वियतनाम में भाई, ये दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन 31वें वियतनाम में किया जा रहा है। ठीक ना, वियतनाम में यह आयोजन चल रहा है। ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसे ISSF कहते हैं, विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आपको आर्टेम चेरनोसोव के द्वारा, माइकल स्लाड्स के द्वारा, सौरभ चौधरी ने या ईसा सिंह ने? ये आपको किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल को जीता? जल्दी से, ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक ना, ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इस प्रश्न का कोई जल्दी से जवाब कौन देगा? ये जल्दी से बताइए, कौन जवाब देगा? तो ये मैंने बताया है, एक दिन इस प्रश्न को कराया था, शायद इसमें से कुछ बच्चे जवाब दे भी रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सौरभ चौधरी ने आपको 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है
के गोल्ड पदक जीता। विधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा ही नहीं, सांसद बनने की भी आयु आपको, लोकसभा के सांसद बनने की आयु भी आपको होनी चाहिए, लोकसभा। और ये आपको ग्राम प्रधान बनने की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज के तहत चुनाव लड़ने की आयु, ठीक ना, पंचायती राज के तहत, पंचायती राज व्यवस्था के तहत 21 वर्ष में, 30 वर्ष में आपको जो है 30 वर्ष में आपको जो है राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने की आयु होती है। 35 वर्ष में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और साथ ही आपको जो है कि और क्या, तो राज्यपाल, इन सब के आपको चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए सदस्य बनने के? तो 35 वर्ष की आयु को जो पूरा करेगा वही बन सकता है। स्याही का प्रयोग जो है सबसे पहली बार कब किया गया है? तो चुनाव में जो स्याही होती है, ये स्याही कोई और नहीं, चुनाव वाली स्याही है। चुनाव की स्याही जो है, कि स्याही ये किसकी बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की, ठीक ना, नाइट्रेट की बनी होती है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में पहली बार इसका प्रयोग हुआ। वैसे सुकुमार सेन जो है प्रथम चुनाव आयुक्त है। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन आपको माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन? तब बताइएगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो चुनाव आपको मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वैसे चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान करने की बात कही गई है, जबकि 324 में चुनाव आयोग की बातें की गई है। किताबें अब आपके द्वार पर बड़ी आसानी से पहुंच रही होंगी। आप सब किताबों को लाभ भी ले रहे होंगे, परचेज भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये लेखपाल शानदार किताब आप सबके लिए, और आप जरूर इसे मंगाइए, पढ़िए और अपनी सफलता की गारंटी सुनिश्चित करिए, ठीक ना। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत ही अथक परिश्रम से इसको लिखा गया है और लिखने का काम हम सबके द्वारा किया गया है। तो इस तरह आपके क्लास समाप्त हुए। शुभ संध्या, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।